नीतीश जी कभी भी एनडीए की तरफ या कभी यूपीए की तरफ नहीं गए, बल्कि यूपीए कभी नीतीश की तरफ और एनडीए कभी नीतीश की तरफ आया। जो कल तक बहुत मुश्किल दिख रहा था पूरे देश में, उस काम को नीतीश ने पटना को उन्होंने वापस वो गौरव का स्थान बनाया है कि आज तमिलनाडु के चप्पन स्तर पूरा देश देख रहा है इनकी वजह से। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था ना। क्यों नहीं वो अपने मैनिफेस्टो को दोबारा पढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नौकरियों के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप और लेमन जूस ही दे सकते हैं, भावनात्मक तल से खेलना एक अलग बात है। सुदेश जी से क्या मतलब रिश्ते ठीक नहीं थे या फिर बहुत ठीक था और आपका जो नेचर है आइडियोलॉजी की वजह से उससे आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे? इस देश में पूरी मीडिया, लगभग तमाम मीडिया जो है वो कैपिटलिस्टों के हाथ में है। देश वही सुनने को मजबूर है जो उनको सुनाया जा रहा है। घोड़े की नाल की तरह रोड के किनारे आप जब चलेंगे तो किसी खास कंपनी का नाम ना लेते हुए लोगों को बस उसी बैनर को देखते दो रोड के किनारे में पूरा छा गए वो। ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स में जब आइडियोलॉजी कोई मायने नहीं रह गया है, लोग एनडीए का दामन थाम रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। एनडीए के सहयोगी आजसू का एक नेता जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, विनय भरत उनका नाम है, एनडीए छोड़कर जदयू चले गए हैं। आजसू छोड़ करके जदयू में आप शामिल हुए हैं। नीतीश जी पे ये जो भरोसा आपने जताया है बिहार की एक पार्टी पर, कैसे आप अपने आप को देखते हैं और क्या एक बड़ी वजह रही कि आप बिहार की पार्टी और ख़ास करके जदयू में आप जाना पसंद किए? जदयू तो बिहार की पार्टी नहीं, और वो नेशनल स्तर पर अपना सारी जगहों पर, हम झारखंड में भी हैं, उसको सिर्फ बिहार की पार्टी कहना गलत इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री वहाँ हैं, तो वो सिर्फ बिहार में नहीं है, हमारे यहाँ झारखंड में भी जदयू के हमारे माननीय अध्यक्ष जो खीरूमतो जी हैं। तो पार्टी ने अपने जो, और हम दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में भी इलेक्शन लड़े हैं और बाकी साउथ में भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो पहले तो यह कि बिहार की पार्टी नहीं, ये भारत जो हमारा देश है उस देश की पार्टी है, और देश का भविष्य में देखते हुए वहाँ पर पहुँचा हूँ जी। नीतीश जी में आपको क्या ऐसा लगा? लोग जब नीतीश जी के ऊपर लगातार सवाल खड़े करते हैं, उनके जो पीछे की जो राजनीति रही है, कभी महागठबंधन की तरफ तो कभी एनडीए की तरफ, तो इस तरीके का जो प्रश्नवाचक चिन्ह उन पे लगा हुआ रहता है, तो विनय भरत को क्या उस सवाल का जवाब मिल गया है? क्यों वो जदयू चले गए? नीतीश जी कभी भी एनडीए की तरफ या कभी यूपीए की तरफ नहीं गए, बल्कि यूपीए कभी नीतीश की तरफ और एनडीए कभी नीतीश की तरफ आया। केंद्र में नीतीश ही रहे, और इसी के चलते जो उनका गुरुत्वाकर्षण है उससे मैं आकर्षित होकर वहाँ पहुँचा हूँ। आप बहुत ज़मीनी तौर से, ऊपर से वो दिखता होगा कि कभी इनकी तरफ कभी उनकी तरफ, लेकिन फैक्ट ये है कि कभी एनडीए उनसे जुड़ना चाहा बिहार में, कभी यूपीए उनसे बिहार में जुड़ना चाहा। नीतीश हमेशा धुरी के केंद्र में रहे, और आज देखिए कि पूरे देश के केंद्र में जो कवायद चली है, जो दो विचारधाराएं चल रही हैं, दो तरीके की, आप अच्छे से जानते हैं कि दो विचारधाराएं कौन सी हैं। तो उन विचारधाराओं की जो दूसरी धुरी बनती है, उसके पोलराइजेशन जो होता है, उस पोलराइजेशन के सेंटर में कौन बैठा है? नीतीश जी ने वो काम कर दिया। जो कल तक बहुत मुश्किल दिख रहा था पूरे देश में, उस काम को नीतीश ने पटना को उन्होंने वापस वो गौरव का स्थान बनाया है कि आज तमिलनाडु के चप्पन स्तर पूरा देश देख रहा है इनकी वजह से। साउथ देख रहा है, ईस्ट देख रहा है, वेस्ट देख रहा है। सबकी उम्मीद के तौर पे एक बिहार जो है पूरी उम्मीद का नाम बन चुका है आज के दौर में, जहाँ की बेरोजगारी है, हताशा है, बेइंतहा हताशा है। चूँकि मैं विश्वविद्यालय में हूँ, छात्रों से मैं डायरेक्ट रूबरू करता हूँ, और शायद छात्रों से जो मेरा जुड़ाव है और छात्रों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान अगर कहीं दिखता है तो नीतीश में दिखता है, और उसके साथ भविष्य का जो समाधान है, किधर जो भारत हमारा देश देखना चाहिए, किस दिशा में बढ़नी चाहिए, उस दिशा मुझको दिखती है कि नीतीश जी में दिखती है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो युवाओं को चाहिए नौकरी रोजगार, वो सब के सब नीतीश दे सकते हैं? पूरे देश में खामोशी है, रोज बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था ना। क्यों नहीं वो अपने मैनिफेस्टो को दोबारा पढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं? और कहाँ हैं वो रोज़गार गए? आप तो रोज़गार के नाम पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद कर देते हैं जनाब। आप शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार साइंटिस्टों को आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बच्चे जो लेते थे और उसके बाद विज्ञान में शोध करते थे, कहाँ गया वो पुरस्कार राशि? ख़त्म हो गया। ये प्रोत्साहन की जगह आप हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं जो उच्च शिक्षा में लगे हुए छात्र हैं, जो साइंटिस्ट माइंड के लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, आज कहीं पर नहीं हैं। युवा कहीं लोगों को जो चाहिए वो तो पीएम मोदी और उनकी पार्टी दे ही रही है।
यूसीसी अभी हाल फिलहाल मिलने वाला है, देश में वही चर्चा हो रहा है। देखिए, इस देश में कभी हिंदू मिलेगा, कभी मुसलमान मिलेगा, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा, जो स्थिति अभी नज़र आ रही है। और आप नौकरियों के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप और लेमन जूस ही दे सकते हैं। भावनात्मक तल से खेलना एक अलग बात है, वास्तविक समाधान पर उतरना। आप देखिए कि बिहार में अगर कहीं आप नज़र उठा के देखते हैं तो अभी तुरंत झारखंड में थोड़ी नौकरियों की जो बात आई, अभी तो नौकरियाँ मिली, और उसके बाद में जो अगर दिखता है तो बिहार ने लगातार नौकरियां देने का काम किया। अभी भी एक नौकरी का उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों की बात उन्होंने की है। इसके पहले भी जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, मैं जो 2008 ज्वाइन किया, सोचिए कि 15 साल से ऊपर हो गया, एक अदद प्रमोशन हम यहाँ नहीं ले पाए। और हमारे साथ हमारे 1 साल बाद जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स बिहार में ज्वाइन किए, उनका प्रमोशन हो गया। तो ये रफ्तार है बिहार का। और जो भी चीज़ें, जो मूल चीज़ें ज़रूरत थी, जो हमारी जो मूल ज़रूरत क्या है, युवा जो पढ़ रहे हैं, देखिए, और वक्त के साथ में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का जो काम बदला। हाँ, पहले मैं बोल दूं, जो युवा जो पढ़ते हैं वो सभी लोग चाय बेचने का स्किल नहीं रखते हैं। कुछ लोगों का दिमाग जो है मैथमेटिशियन भी होते हैं। कुछ लोग इसमें हमारे बीच में जो एक नारायण सिंह, जो हमारे, क्या मैं मैथमेटिशियन का नाम भूल रहा हूँ, कुछ लोग उस मैथमेटिशियन होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ अच्छे टीचर बनने का रखते हैं स्किल, कुछ अच्छे डॉक्टर्स बनने का स्किल रखते हैं, कुछ अच्छे इंजीनियर्स बनने का स्किल रखते हैं। उनके लिए तो हो ही रहा है ना। मोदी जी अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने बोला ही कि भाई हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है, हर रोज एक कॉलेज खुल रहा है। तो इतना सारा चीज़ तो आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मैं इस मौके को मैं लाइटर वेंस में ले रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है, और जो आपको, क्या आप तो पत्रकारिता में खुद ही हैं, तो आपको दिखने को वैसा दिख रहा है। यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे पास छात्रों का इतना ज़्यादा बोझ है। आपको गौरतलब हो कि लगभग एक शिक्षक पर लगभग 2000 छात्रों का बोझ है। यूजीसी ने कह दिया 40 से 1 होना चाहिए, 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है झारखंड में? अगर इतने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो ये अतिरिक्त बोझ, हम लोग कितने बोझ से तले हैं। आप जाकर के किसी भी शिक्षक से आप रूबरू होइए, आपको मालूम चलेगा। विनय जी, आपका जो फेसबुक जो प्रोफाइल है, उसके बायो पे भी आपने लिखा है कि न पुराण न कुरान, सबसे ऊपर संविधान। अभी आप संविधान का जिक्र भी कर रहे थे, तो क्या दिक्कत हो रहा है? संविधान तो है ही, खतरा कहाँ आपको महसूस हो रहा है? देखिए, जो चीज़ें जहाँ ताकत थी, जो सामाजिक न्याय की जो ताकत थी, उसको डाइल्यूट करने का बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप जो जिस तरीके से आप एनआरसी लाने का, या फिर आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आप बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से अभी देखिए कि कितनी ज़ोर आवाज़, अब शायद वो अंडर करंट की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही दिल्ली में, या पहुंच भी गई होगी। और शायद सुशील मोदी ने, जो उस कमेटी में थे, उन्होंने लिख के दे भी दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज हैं, वहाँ शादी करने का जो रस्म तरीका है, उनका अलग है, और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये भारत की जो डाइवर्सिटी का जो खूबसूरती है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम लोग बोलते चले आ रहे थे, उसमें डिस्टर्बेंस होगा। प्रकृति डाइवर्स है, हमारा देश डाइवर्स है, रंग रूप अलग, यही तो हमारी खूबसूरती है। आप यूनिफॉर्मिटी सिर्फ मिलिट्री आप बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी मिलिट्री में होता है कि भाई एक जैसा, एक सब कुछ करेंगे। आप, हमारा देश उस तरीके से नहीं चलेगा ना। हमारे देश में संगीतकार हैं, हमारे देश में कलाकार हैं, हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग एथनिक रेसेस हैं, हमारे अलग कास्ट्स हैं, है ना, अलग रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सारी कोशिश जो हो रही है एक चीज़ों को लेकर के, और दूसरा है कि धीरे धीरे जैसे सीएनटी में उन्होंने सुराख बनाया, आपको पता है कि सीएनटी में सुराख बना कि व्यवसायी कारणों के वजह से आप दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो हमला सूक्ष्मतर से चल रहा है, ये धीरे धीरे जा कर के बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए संविधान को बचाने की कवायद बहुत करनी है हमें। और सामाजिक न्याय के लिए जो हम देख रहे हैं कि जिस मूल स्वरूप, मूल उद्देश्यों के साथ ही हमारा संविधान बनाया गया था बाबा साहब के निर्देशन में, उस संविधान को उसके मूल रूप में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। वो जो मैं उसको और बता दूं कि जब हमारा फोकस संविधान पे होगा, संविधान सबके लिए है, जो पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, दोनों के लिए संविधान समान रूप से उसकी रक्षा करता है। और जब हमारा फोकस संविधान पे होगा, तो हमारा जो फोकस किया जा रहा है जिस तरफ, हिंदू मुस्लिम, है ना, गीता कुरान, वहाँ से हटा करके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते थे, वहाँ ज़्यादा होगा। बच्चे अगर कुरान पढ़ते ही हैं, गीता पढ़ते ही हैं, पुराण पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिस देश में आगे 21वीं सदी में हम खड़े हैं,
चांद की तो बात छोड़िए, अब स्पेस में अब ऐसे ऐसे apparatus बन रहे हैं जो लो ग्रेविटी के चलते धरती पे नहीं बन सकते थे। अब वहाँ वो बात हो रही है, और हमारा बच्चा क्या बात कर रहा है? हमारा बच्चा जय श्री राम का नारा लगा रहा है, और आप जो हैं आइडियोलॉजी से लगता है बहुत ज़्यादा दिल लगा लिए हैं। अभी लोग अपना कैरियर तलाश रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप चले गए हैं बिहार में। हम शुरू में भले ही बिहार की पार्टी बोले, बिहार बेस्ड पार्टी बोलना चाहिए था, मेरी वो गलती है। लेकिन अगर आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे आप हैं खड़ा, हम लोग जहाँ बातचीत कर रहे हैं, राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी है, यहाँ पे भाषा आंदोलन हो रहा है, यहाँ पे खतियान आंदोलन हो रहा है। तो ऐसे में आप जो बिहार बेस्ड पार्टी के पास पहुँचे हैं, तो आपको लगता है कि आप कैरियर तलाश पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि हम ठीक है, संतुष्ट हैं भाई, प्रोफेसर बन गए हैं और आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए रहेंगे? क्योंकि आजसू में तो आप ठीक ठाक ही थे। इसमें मैं इस पे वापस आऊँगा। बिहार बेस्ट पार्टी नहीं है, वो संविधान बेस्ट पार्टी है, मैं वापस उसको बोलूँगा, है ना। वो एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के पुरोहित लोग, वो लोग लोहिया के साथ में, और बहुत दिनों से वो जो एक हमारी विचारधारा इस मिट्टी से जन्मी है। और साम्यवादी विचारधारा तो हमारे भारत की जो मूल जो इसमें ही है कि इवन जो धर्म की जो कल्पना कर जाती है, बाबा शंकर की जो आप कल्पना करते हैं, देखिए वो खुद उनको शंकर को अगर आप गौर से देखेंगे तो समाजवादी विचारधारा से लिपटे हुए, न सर पे शरीर पे कोई कपड़ा है, वो नीचे छाल है, उसके बाद उनके पास बछा बैल है जो किसानों का प्रतीक है, वो छोटे से उसमें खुश हो जाने वाले। तो जो भी कल्पनाएं की गई हैं वो तो पूरा हमारे साम्यवादी दृष्टि और समाजवादी दृष्टि की चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो यात्रा है ना, जय सिया राम से जय श्री राम की यात्रा, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अगर हम लोग जागरूक ना हो तो हो सकता है कि कल के डेट में जितनी तेज़ी से एक पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन से बहुत 1 to 1 स्किन टू स्किन चलने की कोशिश कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी समर्थक हिंदू और बीजेपी नन समर्थक हिंदू, दो तरीके की चीज़ें हैं, एक जो भेदभाव। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति और धर्म दोनों का अपना वजूद है, दोनों का सेपरेट वजूद है। धर्म की जो यात्रा है अंदर की यात्रा है, राजनीति की यात्रा बाहर की यात्रा है। राजनीति से हम समाज को अनुशासित करते हैं लेजिस्लेटिव कानून बना करके, धर्म से हम खुद को अनुशासित करते हैं। देश तो सुन नहीं रहा है ना विनय जी, ऐसी बातें जो है लोग, कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए लगातार मैंडेट मिल रहा है। और अमित शाह जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई अगला 50 साल तक तो सीट ही वैकेंट नहीं है। तो आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं? आप आजसू में रहते, आजसू और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, कल के दिन में आप भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब सफ़र में रहते, मज़ा लेते। देखिए, सिर्फ एक चीज़ और मैं बता दूं कि राजनीति में सिर्फ एक ही मकसद अगर है हमारा विधानसभा में जाना, तो लोग तो पहुंच ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग पहुंच ही गए, उनको लगा कि हम विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच ही गए विधानसभा में। तो जब समाज में एक पूरे जोर से, जब कैपिटलिस्ट ताकतें जो हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म जो जिस दौर में पहुंच गए हैं, आपको पता होगा कि इस देश में पूरी मीडिया, लगभग तमाम मीडिया जो है वो कैपिटलिस्टों के हाथ में है। देश वही सुनने को मजबूर है जो उनको सुनाया जा रहा है, उनकी थॉट वैसे ही बन रही है जैसा उनको सोचने को मजबूर किया जा रहा है। घोड़े के नाल की तरह रोड के किनारे आप जब चलेंगे तो किसी खास कंपनी का नाम ना लेते हुए लोगों को बस उसी बैनर को देखते, दो रोड के किनारे में पूरा छा गए, वो हरे भरे खेत उनको दिख नहीं रहे हैं। घोड़े के नाल की तरह कॉर्पोरेट हाउसेज ने बच्चों की नज़र को मोड़ दिया अपने तरफ। और आपको मैं बता दूँ कि यूनिवर्सिटी जो था पहले, यूनिवर्सिटी का काम कभी भी जो है नौकरी देने का काम नहीं था। यूनिवर्सिटी का काम था ज्ञान देना। सीकिंग ट्रूथ वाज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी यूनिवर्सिटी। सत्य की खोज, और सत्य की खोज अन्वेषण से, अनुसंधान से होनी चाहिए। अब क्या है कि यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे तो नौकरी देने का काम किसका था? उनका था जो हमारे टैक्स के पैसों से सत्ता पे काबिज होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का काम था नौकरी देना। अब इस्टेब्लिशमेंट अपना वो काम कर नहीं रही है, नौकरियां देने के लिए उन्होंने वो यूनिवर्सिटी में भेज रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में हूँ, थोड़ा सा कह लेने दिया जाए रंजन भाई। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट हाउसेस के एजेंसी के तौर पे काम कर रही है कि आपको ज़रूरत क्या है। आपको ज़रूरत है ग्रेजुएट्स की, है ना, आपको चाहिए MBAs की, आपको चाहिए BBS की, तो मैं आप वैसे ही शिक्षा नीति लेते आता हूँ। आपको जो ज़रूरत है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, इसको बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनको सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे, तो मैट्रिक के बाद नौकरी दे देते थे।
जब भी उसके बाद में जब भारत हमारा बना तो उस समय में हुआ कि भाई बांध बनाने और बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत, देश को विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। तो आप देखेंगे इंजीनियर्स में सिविल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा कद था और अच्छा था कि देश में टेक्निकल नॉलेज बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जब HEC जैसी भारी कंपनी आने लगी तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा, वहाँ तक भी अच्छा था, ठीक है, होना चाहिए, टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए। अब जब देश में फिर बड़ी बड़ी जब MNCs आना शुरू हो गए तब उनको टाई पहना करके मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वालों की ज़रूरत थी, उन्होंने MBA खोल दिए। और अब उनको चाहिए कि उनको डिलीवरी बॉय चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सर्विस सेक्टर में आ गई हैं, उनको मजदूर मिलेंगे कहाँ से? तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरे देश का 1% लोग 10 साल पहले 50% नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए थे, नोआम चोम्स्की की बुक मैं आपको दूंगा, आप उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें 50% लोग जो थे वो 1% लोगों के हाथ में 50% नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा था। अब वही जा कर के अभी हाल के समय में उसी 1% के लोगों के पास देश के 70 से 80% नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा हो गया है। तो यहाँ पर उसको भी देखने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो 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 रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिसमिनेशन है, वो बराबर होना चाहिए। तो जो चीज़ें सुचारू तौर से मिलनी चाहिए थी अब मिल नहीं पा रही। हमको तो पानी तक खरीद के पीना पड़ रहा है और ये ज़्यादा महंगा होते जाएगा। पानी के घाट्स बिक रहे हैं, उन पर कब्जा हो रहा है। तो जो जीने का अधिकार से चीज़ें, 2 चीज़ें थी, शिक्षा आर्टिकल 21 और ए में है और जीने का अधिकार 21 में है। दोनों जीने का अधिकार, इन्हें पानी और मूलभूत सुविधाएं वो हमसे दूर होते जा रही हैं और शिक्षा बहुत महंगा होता जा रहा है। बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं वो भी अब ये सब अच्छी अच्छी बातें समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दर्शक कितना तैयार होंगे वो आप जान रहे हैं। बात यह है कि जो जिन नारों की गूंज में इन सारी बातों को दबा दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी प्रयास हो रहे हैं वो उन नारों को जो है दबा करके आप लोग अपनी बातें ऊपर रख पाएंगे और देश की जनता सुन पाएगी? क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। अब सिर्फ ये सब बातें बोलने से होना नहीं है सब कुछ, तो कैसे आपको आप पहुँच? राजनीति में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं करने को, है ना। एक मोर्चा को मैं संभालने की कोशिश करूंगा और वो ऐसे लोगों को आने, आप जैसे पत्रकारों को भी आने की ज़रूरत है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी के। आखिर बात नहीं हो रही है तो करेगा कौन, उस जिम्मेदारी को लेगा कौन? अगर राजनीति का आखिरी मकसद इतना ही है कि हमको विधानसभा में काबिज होना है, हमको लोकसभा में पहुंचना है, तब तो हो गया। फिर तब तो वही कीजिए, वो आप तो आसान रास्ता है ही। लॉन्ड्री हमारे पास देश में एक पूरे राष्ट्रीय लॉन्ड्री तैयार है, आप उसमें प्रवेश कर जाइए। लेकिन राजनीति में समाज को शिक्षित करना भी राजनीति का उद्देश्य होता है ना, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। लोग के ताने बाने को, भारत की जो अपनी खूबसूरती है उसको बचाने की, और जो मिट्टी से जुड़े आधारभूत चीज़ों को भी बताने की ज़रूरत है। तो मैं उस मोर्चे पर खड़ा हूँ और उस प्रयास के लिए मैं खड़ा हूँ कि ये जो चीज़ें नहीं सुन पा रहे हैं बच्चे, जहाँ उनको दिख नहीं पा रहा है, वो जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ के जो चमक दमक में फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और ये सारी चीज़ों में फंस रहे हैं, उनकी जो वैज्ञानिक विचारधारा को मारा जा रहा है एक तरीके से, एक जो उनकी जो असली सोच है, जो इन्वेस्टिगेशन, अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन टर्म कितना पॉपुलर हो गया है, जो उनका जो एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड है ना तो वो चीज़ें भी हम लोगों को लाने की ज़रूरत है। कैंपस में एक सवाल ये है कि कैंपस में जब आप बात करेंगे नीतीश कुमार की या फिर उनके विचारधारा की, तो आपको लगता है कि झारखंड में जो माहौल तैयार किया गया पिछले 7-8 महीने में या फिर पिछले 1 साल में, स्थानीयता के नाम पे, भाषा के नाम पे, नौकरी के नाम पे, आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे आपकी बातों को? हमारी बातें तो इन सारी चीज़ों में पैरेलल, जो उनका जो अपनी मांग जो यहाँ के लोगों ने रखा है और उसके संवैधानिक पहलू पर जो अभी प्रयास हो रहे, मंथन हो रहा है, उन सारे प्रयासों के साथ में हमने कहा कि संवैधानिक तरीके के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। जो यहाँ के लोगों की मांगे हैं उसमें अगर एक छोटा सा योगदान अगर हामी देने की ज़रूरत होगी या हमारे कुछ एक स्वर की ज़रूरत होगी, तो हमारा स्वर उनके साथ में खड़ा है, जो संविधान के साथ स्वर खड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मांगे उठ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत होगी। तो उन सारी चीज़ों को जो संवैधानिक पहलुओं के साथ हम भी देख रहे हैं और उस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जो भी चीज़ें अगर संविधान के दायरे में हैं उसके साथ हमारा स्वर बहुत मजबूती के साथ रहेगा। कुछ और सवाल आपकी पुरानी पार्टी से लेते हैं कि सुदेश जी से क्या मतलब रिश्ते ठीक नहीं थे या फिर बहुत ठीक था और आपका जो नेचर है आइडियोलॉजी की वजह से
उससे आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे? माननीय सुदेश जी के लिए जो कल मेरे दिल में रिस्पेक्ट है और था और आज भी और रहेगा। बात होती है कि एक वक्त के साथ आपके अंदर जो एक जो देखने की दृष्टि होती है, वो किसी चीज़ को उनकी एक अपना एंगल है देखने का, मेरा एक अपना अलग नज़रिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो देश में जो एक स्टैंड लेने का समय, आप जहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप जहाँ हैं वहीं से आपको हाथ उठाने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत कुछ नहीं किया हूँ, मैं जहाँ हूँ उस एक स्वर के साथ बस हाथ उठाया है मैंने कि मैं आपके साथ हूँ। नीतीश जी की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कवायद कर रहे हैं, उसमें मैं उनके साथ में हूँ, बस इतनी। अगर मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, तो इतना तो कर सकता हूँ कि जहाँ हूँ मैं वहीं से हाथ उठाऊँ कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपके साथ हूँ। तो झारखंड से एक हाथ मैंने उठाने की कोशिश की है, बस ये चीज़ है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in